Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एनालाइज करेंगे। इससे रिलेटेड एक पेपर को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 23-24 को। आज 22-23 का पेपर कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से आपके 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, देन 25 क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश से एंड रेस्ट 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ क्यू मीन्स एडिशन, अगर क्यू का मतलब ऐड करने से होता है, जे का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि रीनेमिंग की हुई है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 30, अब के का मीनिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पर, के मीन्स डिवाइड बाई, तो के के लिए हम लिखेंगे डिवाइड। उसके बाद 2, क्यू का मतलब क्या दिया है, क्यू मीन्स एडिशन, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 3, जे का मतलब दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 के बाद क्यू का प्लस से है, देन 3 के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 है, देन टी के मीनिंग से सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 5 इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो हम बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो यहाँ पर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 15 हो जाएगा। 6 × 3 आपका 18 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। अब एडिशन करेंगे तो 15 एंड 18 का एडिशन कितना होगा, 33। ठीक है, -5 करेंगे यहाँ पर और आपका सही जवाब आ जाएगा 28, तो डी आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज़ वन अमंग द ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म। यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ऑप्शन सीरीज आपको दी गई है 1, 5, 11, 19, 41 एंड 55। तो यहाँ पर आपने किस तरीके से सबसे पहले फाइंड करते हैं, जब हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन होता है हम सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पर निकाल के देखें तो क्या आपको मिल रहा है, 1 एंड 5 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 एंड 5 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है। 5 एंड 11 के बीच में आपके पास 6 का डिफरेंस आ रहा है। 11 और 19 के बीच में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हमें ये सीक्वेंस समझ में आ जाए तो ये आपका इवन नंबर्स का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो इससे आप आइडिया लगा लोगे कि अगला जो सीक्वेंस आने वाला है वो आपका 10 आगा, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। 19 में अगर आप 10 का एडिशन करोगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चेक कर लेते हैं, सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 29 एंड 41, इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 12 का आएगा और उसके बाद आपका 14 का डिफरेंस आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम जो ये अपना लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। नाउ पॉइंटिंग एट ए फोटो, जगदीश सेड हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। कोई फोटो लगा हुआ है क्लॉक पर और उसको देखते जगदीश साहब ने कहा है कि जो फोटो में है ना पिक्चर, जिस किसी की भी है, इनके जो पापा हैं वो मेरी मम्मा के अकेले बेटे हैं। तो अपनी मम्मा के अकेले बेटे तो वो खुद है ना, तो ये खुद अपने आप की बात कर रहे हैं और ये जो फोटो है ये इनका बेटा है, इनका सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगदीश का सन हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट एनालॉजी, पायरिया, कैटरेक्ट। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आई अगर मायोपिया से रिलेटेड है तो टीथ किससे रिलेटेड होगा, ये इन्होंने फाइंड करने को पूछा है। ठीक है, ट्रेकोमा एंड एक्जिमा यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो देखिए, आई एक डिसीज़ होती है, मायोपिया में एक कंडीशन होती है जब आपको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हम उसको मायोपिया कहते हैं। तो टीथ में जो प्रॉब्लम होती है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, दैट इज़ पायरिया, तो टीथ पायरिया से रिलेटेड हो जाएगा। कैटरेक्ट भी आपका आइज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, ट्रेकोमा भी आपका आंखों से रिलेटेड होता है एंड एक्जिमा आपका स्किन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ए आपका सही ऑप्शन होगा। नाउ कंप्लीट द एनालॉजी, मुंबई रिलेटेड है महाराष्ट्र से, उसकी कैपिटल है, तो तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल होगी, ये फिर आपकी केरला की होगी, केरला से रिलेटेड है। कंप्लीट द एनालॉजी, पुजल, डॉग, ये पुजल होता है डॉग में उस तरह का होता है डॉग जो बहुत अच्छा सा कर्ली हेयर्स वाले बहुत अच्छे से होते हैं। ठीक है, सॉफ्टी स्किन, तो इसी तरीके से मूज होता है आपका डियर में, तो डी आपका सही आंसर होगा। देन इसके लिए आपको बच्चा वोकैब्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप जितना अच्छे से वोकैब्स पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और वैसे भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये करंट लाइफ में हम यूज़ करते हैं इस तरह के वर्ड्स, तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर बुक के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव कंप्लीट रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया है कि फॉग में विजिबिलिटी होती है एंड एड्स में क्या होने वाला है। तो जब भी आपके सामने फॉग होता है आपको देखते हैं कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, लो हो जाती है ना। जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं विंटर्स में तो अक्सर कहा जाता है कि रात में ज़्यादा ट्रैवल ना करें, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है विजिबिलिटी क्रॉस नहीं कर पाती है, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है फॉग वाली कंडीशन में। ठीक है, एड्स में क्या होता है, क्या कम होता है, डेथ कम होती है,
वायरस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है या हेल्थ कम होती है? हेल्थ भी कम होती है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, ये आंसर आएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि जितना ज़्यादा एड्स का जो वायरस है, HIV जो वायरस होता है एड्स का, वो हमारी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा वो करता रहता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता रहता है कि नई नई एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है। बार बार हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करती है और वो वायरस अपनी रेजिस्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी की रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। देन कंप्लीट द रिलेशनशिप बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रीडिंग रिलेटेड है आपकी नॉलेज से, अगर आप रीड करते हो तो आपको नॉलेज मिलती है, अगर वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू। डॉक्टर अगर पेशेंट से रिलेटेड है तो लॉयर किससे रिलेटेड होगा, ऑफकोर्स क्लाइंट से होगा। सिंपल क्वेश्चन है। किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल इन द सेम वे पैसा इज रिलेटेड टू। तो किलोग्राम क्विंटल से किस तरीके से रिलेटेड है, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। उसी तरीके से आपका 1 रुपये में कितना पैसा होते हैं, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो किलोग्राम अगर क्विंटल से रिलेटेड है तो पैसा आपका रुपी से रिलेटेड होगा, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नंबर एनालॉजी। 3 अगर आपका 11 से रिलेटेड है तो 7 किससे रिलेटेड होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 × 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 + 2 आपका 11 हो जाएगा। इसी तरीके से हम करेंगे 7 × 7 + 2, तो 7 × 7 47 + 2 47 + 2 कितना हो जाएगा, 47 48 49 47 × 7 कितना होता है, 49 होता है, सॉरी 7 × 7 49 + 2 आपका 51 आंसर आ जाएगा। 51 कहाँ पर है, 51 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रिलेशनशिप एंड चूज अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच इज़ रिलेटेड इन द सेम वे टू अ थर्ड ग्रुप प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस तरीके से ABCDOPQR से रिलेटेड है उसी तरीके से WXYZ किस से रिलेटेड हो गए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, इस केसेस में हम सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए का नंबर आपको देखना है। यहाँ पर ए का नंबर कितना होता है, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ये मैंने लॉजिक हर किसी को बताया है कि जो भी बच्चे रीजनिंग करते हैं अल्फ़ाबेट्स वाली, उसमें उनको ज़रूरी है कि वो अल्फ़ाबेट्स के नंबर ज़रूर लर्न कर लें। यहाँ पर ओ का नंबर कितना होता है, 15, पी का आपका 16, क्यू का 17 एंड आर का 18। ठीक है, ये नंबर्स आपको पता चल गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले ए और ओ में डिफरेंस 14 का, बी और पी में डिफरेंस 14 का, हर किसी में आपको 14 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, WXYZ में जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें सब में 14 का डिफरेंस आप देखेंगे। तो W के नंबर कितने होते हैं, 23 से, और जब आप 23 में 14 का डिफरेंस देखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप ऐसे कर सकते हो 23 + 14 7 2 and 1 आपका 37 आ जाएगा। तो 37 तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हमारे पास, तो सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स माइनस कर देंगे। तो क्या आपका सही आंसर आएगा, 7 में 6 जाएगा 1 and 11, और 11 नंबर किसका होता है आपका, के का। ठीक है, उसके बाद आगे देखें एक्स का नंबर कितना होता है, 24, और 24 में भी हमें 14 का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पर भी हम 14 को प्लस कर देंगे, और 14 प्लस करेंगे तो रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस में जाएगा WXYZ, उसके बाद आ जाएगा KLMN। किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह की तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूँगी। पर्सनली मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर्स। यहाँ पर एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो। तो एक्सरेज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो से। अगर आप स्पेक्ट्रम के अंदर जाकर देखें तो वहाँ पर भी आपको पता लगेगा एक्सरेज बहुत डेंजरस होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं जो टेलीफोन, कंप्यूटर एंड रेडियो में यूज़ होती हैं। तो ये आपका ओड हो जाएगा यहाँ पर। विच वन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन सब में कौन सबसे अलग है, 13, 21, 17 एंड 19। तो बच्चे आप लोगों को हमने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद का फैक्टर होते हैं या फिर 1 से, यानी कि उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 से या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपका 1, 3, 5, ठीक है, 7, इस तरीके से। अगर आप 1 to 100 तक सारे प्राइम नंबर फाइंड करें तो आपके टोटल नंबर आते हैं 25। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो क्या क्या प्राइम नंबर है, यहाँ पर 17, 19 एंड 13 आपके प्राइम नंबर हैं। 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 7 से भी होता है एंड 21 से भी होता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा और यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
इफ़ फ्रेंड इज कोडेड इज़ लाइक दिस, हाउ कैन कैंडल बी कोडेड। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है, इनकी नंबरिंग करनी है, एफ़ की नंबरिंग करनी है, आर की, ए एन डी, इन सारी की नंबरिंग करनी है। उसके बाद एच यू एम जे एस जे टी के की नंबरिंग करनी है। उनको क्या करना है, आपको रिलेट करना है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंस जितना फाइंड करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपका इस तरीके से निकल कर आएगा कि 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का, मतलब हर एक बार डिफरेंस आपका इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, कैंडल में भी आप डिफरेंस को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ फ्रॉम 4 to 49, how many numbers which are divisible by 4 and sum of their digits to be 9। तो 4 से 49 के बीच में वो नंबर सबसे पहले देखने हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, 4 के बाद 8 आएगा, देन 12, 16 जो 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे, मैंने सारे नंबर्स लिख देती हूँ। 44 दैन 48। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके आते हैं 4 to 49 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होते हैं। अब आपने क्या करना है, उन नंबर्स का सम करना है, उन जो डिजिट्स 2 भी उनकी नंबर का सम करके 9 होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा करें जो यहाँ पर 9 हो जाए। अगर आप देखो 1 और 2 को प्लस करोगे तो 3 होगा, 1 और 6 को प्लस करोगे तो 7 होगा, 2 और 4 को प्लस करोगे तो 6 होगा। आपने क्या करना है, 9 को फाइंड करना है। 3 और 6 को अगर प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा। तो आपका कितने नंबर्स हुए, 1 नंबर हुआ। इसके अलावा अगर आप किसी को प्लस करो तो 9 नहीं आ रहा है, आप करके देख लो। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1। If all the numbers from 5 to 80 which are divisible by 5 and written in descending order, then which of the number will occupy 11th place from the top। तो आपने क्या करना है, 5 से 80 तक के नंबर्स को जो डिविजिबल होते हैं 5 से, उनको लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 80, 80 के बाद 75, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। 75 के बाद 70, दैन 65, उसके बाद 60, दैन 55, दैन 50, उसके बाद आ जाएगा 45, दैन 40, दैन 5 तक बहुत लंबा है, 35, दैन 30, 25 एंड देन 20, फिर 15, दैन 10, 15, 10, 5। अब क्या करना है आपको, नंबर्स विच विल ऑक्यूपाई 11th प्लेस फ्रॉम द टॉप। अब टॉप से 11th प्लेस कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 30 आपका 11th पोजीशन पर आ रहा है। आप काउंट करके देखो तो आपका सही आंसर होगा 30। बेटा कितना सिंपल है, बस आपको स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो 30 आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में 30, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मार्क वन ऑफ द ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी टू विच गिवन वर्ड्स स्टैम्पेड। इसका मतलब क्या होता है, स्टैम्पेड का मतलब होता है एक पैनिक सिचुएशन में जब बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर भागने लगते हैं, क्राउड इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमने अपने वाइल्ड लाइफ में देखा है कि जब टाइगर आता है तो टाइगर को देखने के बाद जितनी भी डियर होती है ना वहाँ पर, वो बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन में भाग जाती हैं। और हमें उस चीज़ का पता लगता है वहाँ पर पग मार्क्स देख के, कि टाइगर के पग मार्क्स देखते हैं तो हम बहुत सारी जो ड्राई लीव्स होती हैं वो उड़ने लगती हैं हवा में। एक बहुत अच्छा सा फिनोमिना लगता है देखने में, लेकिन वो उन लोगों के लिए, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत पैनिक सिचुएशन होती है। ऐसा ह्यूमन लाइफ में होता है कि कभी कोई चीज़ हमें दिखती है जैसे बहुत ज़्यादा पानी आने वाला है या किसी भी तरह की सिचुएशन हमें डर लगने लगता है, तो ऐसे में लोग बहुत जल्दी भागने लगते हैं। तो वो जो क्राउड होती है वो अनरूल्ड, उसमें कोई रूल नहीं होता, बिना रूल्स रेगुलेशन के वो भागने लगते हैं। तो अनरूली क्राउड को हम कहते हैं स्टैम्पेड। मार्क वन ऑफ द ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द ओड टर्म। यहाँ पर बैट, पैरट, वल्चर, क्रो, ये तो सारे के सारे उड़ते हैं। तो फिर इसमें कौन सा ओड होगा, ऑफकोर्स बैट होगा, क्योंकि बैट क्या होता है, मैमल होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में। पैरट, वल्चर, क्रो ये सारे आपके एव्स होते हैं। एव्स मीन्स ये सारे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका मैमल होता है जिसमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इफ़ मल्टीप्लिकेशन, अब देखो यहाँ पे रीनेमिंग कर दी है फिर से कि मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न, डिवीज़न का एडिशन, एडिशन का सब्सट्रैक्शन। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 110, इसमें मल्टीप्लिकेशन को क्या दिया है, डिवीज़न को दे दिया है एडिशन, तो यहाँ पर हम करेंगे एडिशन। उसके बाद 20, फिर मल्टीप्लिकेशन को दिया है डिवीज़न 10, और आपका एडिशन को दिया है सब्सट्रैक्शन 40, और आपका सब्सट्रैक्शन को दिया है मल्टीप्लिकेशन। ये फाइंड करना है। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, सबसे पहले डिवाइड करना होता है। देन यहाँ पर आपका हो जाएगा +2। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या 40 इंटू 10 हो जाएगा ना, 40 इंटू 10। ठीक है, ये फाइंड करना होगा। देन माइनस, अब 40 इंटू 10 करेंगे तो 400 हो जाएगा आपका।
और उसके बाद होता है एडिशन, तो 112, देन होता है आपका 400, अब होता है सब्सट्रैक्शन। देखिए बोर्ड मास का बेटा रूल ये होता है BODMAS, ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, अगर ब्रैकेट दिया हुआ, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, उसके बाद एक्सपोनेंट होते हैं आपके, एक्सपोनेंट्स को आपको देखना होता है, उसके बाद होते हैं आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें, देन आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सही रूल है आपका। तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, क्योंकि अगर आप पहले मल्टीप्लाई या एडिशन कर देते हो तो वो सही आंसर आपका फिट नहीं बैठता है। तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर कोई बिग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसी वजह से हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, DMAS को फॉलो कर रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ज़रूरी है समझना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 112 में से 400 को माइनस करोगे, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का नंबर ज़्यादा है तो -400 में से 112 माइनस करने वाले हो तो 288 आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, और सही आंसर आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स विल कंटेन 8 इन द सीरीज फ्रॉम 8 to 100। 8 to 100 में कितने नंबर्स होते हैं सीरीज़ में, क्या करना है यहाँ पर 8 to 100। यहाँ पर आप क्या करोगे, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, उसके बाद 80, 88 नहीं 80 भी आएगा, 81 आएगा, 82 आएगा, 83 आएगा, इस तरीके से आप जाओगे। 88 भी यहाँ पर आएगा, और 88 को आपको दोनों को काउंट करना होगा, 89, और उसके बाद आपको क्या करना है 98। तो बच्चे टोटल नंबर काउंट करो कितना हो रहा है, 21। टोटल नंबर्स आपके हो जाएंगे 19, और इनको फाइंड करके आपको आंसर चूज करना है, आंसर वुड बी द सी। मार्क वन ऑप्शन टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज BEHK। तो क्या आपका नेक्स्ट नंबर आने वाला है। तो बच्चा इसमें भी हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। सिर्फ नंबरिंग करने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। 2 यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा, E में होता है 5, 8 का इसका होता है, H का 8 और K का होता है 11। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है नंबर में, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, कुछ सीक्वेंस नज़र आ रहा है ना। कितने का सीक्वेंस नज़र आ रहा है, 3 का एडिशन हो रहा है, उसके बाद 3 का एडिशन, उसके बाद 3 का एडिशन। तो अगले 11 में अगर 3 का एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। और 14 नंबर किसका होता है, N का। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे की नहीं समझ में आया तो इसको समझ लो, ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका सीरीज़ में। आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में देखना है क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 3 के डिफरेंस का, अगला नंबर भी आपका 3 के डिफरेंस का होगा, उसका एडिशन करोगे और अपना आंसर फाइंड करोगे। ओड पेयर देखना है, काउ का बेबी काफ होता है, डॉग का बिच नहीं, ये तो मेल फीमेल का वर्जन होता है। यहाँ पर लॉयन का कब होता है, इंसेक्ट का लार्वा। तो यहाँ पर आपका ये ओड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, बुक, पेपर, पेंसिल, पेन। यहाँ पर बुक आपका ओड हो जाएगा, क्योंकि पेपर, पेंसिल, पेन तीनों चीज़ों से हम राइटिंग कर सकते हैं, जबकि बुक से हमने क्या करना होता है, रीडिंग करनी होती है, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक विद द अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स यहाँ पे भी ओड फाइंड करना है आपको, कर्ड, बटर, ऑयल, चीज़। तो यहाँ पर कर्ड, बटर, चीज़ ये सारे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, और ऑयल आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं आता, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ऑयल हो सकता है बट वेजिटेबल ऑयल्स भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए डी यहाँ पर अलग होगा। 26 आपका क्वेश्चन है, फरहान टेंड्स टू कम विद अ लॉन्ग फेस, लंबे फेस से, यानी कि लटके हुए फेस से, एकदम परेशान सा आया है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसका मतलब फाइंड करना है। चीयरफुली, देखिए लटका हुआ फेस तो चीयरफुली नहीं होगा। लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदासी छाई हुई थी उसके चेहरे पर। तो ग्लूमी का मतलब होता है उदासी से, ग्लूमिंग ऑन मंडे। तो ये बी आपका सही आंसर होगा। गीता इज सॉलिटरी पर्सन, हर ट्विन ग्रेटा इज। ऑल्दो गीता जो है वो सॉलिटरी है, सॉलिटरी मतलब अकेली रहने वाली है, उसको ज़्यादा दोस्ती पसंद नहीं है, अकेला रहना पसंद करती है। उसकी जो ट्विन है ग्रेटा, वो क्या पसंद करती है, हर ट्विन इज़, उसकी जो फ्रेंड है वो, क्योंकि ऑल्दो लिख दिया ना यद्यपि, तो इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। ग्रेगेरियस, वो जो है बहुत ज़्यादा सोशल है। सोशल मतलब बहुत सारे लोगों में एक साथ रहना पसंद करती है, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है काइंडनेस से, गैलेंट का मतलब होता है ब्रेवरी से, एंड गैरुलस का मतलब होता है बहुत टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले, ठीक है। उसके बाद आता है अ ब्रिटिश विल राइट, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमने, ब्रिटिश और जो अमेरिकन लैंग्वेज है उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं। सिंदाबाद लॉन्ग जर्नी के बारे में यहाँ बात हो रही है, विच ही अंडरटुक इन द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन सी। तो देखिए लॉन्ग जर्नी विच ही अंडरटुक मतलब आपको सेंटेंस ज़रूर पढ़ना है कि पास्ट की बात है, तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब्स होंगी वो भी पास्ट में होंगे। तो ऑप्शन में क्या आ सकता है, या तो सी, बी या डी। पहला तो आएगा नहीं, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पहला जो आपका प्रेजेंट वर्ब में दिया है। अब ब्रिटिश लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, ट्रैवल को ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा जाता है ट्रैवल्ड, डबल स्पेलिंग होती है, ठीक है, एल की।
और अमेरिकन लैंग्वेज में होती है सिंगल स्पेलिंग। तो इसी के बेसिस पर जो एल है उसका सिंगल लेटर यूज़ होता है, सिंगल अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर आपका ये सब यूज़ नहीं होगा, इनमें दोनों में डबल दिया है और यहाँ पर एक सिंगल और एक डबल दिया है। तो शुरुआत में सिंगल नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में अमेरिकन्स जो हैं वो आपके सिंगल यूज़ करते हैं और ब्रिटिशर्स डबल वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी। और बेटा ये सिर्फ ट्रेवल में नहीं होता, बहुत सारे तरीके के लफ्ज़ है, जैसे हमारा काउंसलर हुआ, काउंसलर में भी क्या होता है CONSELLER। तो काउंसलर ये वर्ड्स यूज़ किया जाता है ब्रिटिशर्स के ज़रिए और अमेरिकन्स यहाँ पे एल यूज़ करते हैं, LOR, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वेलरी होता है GEWELLERY। तो ज्वेलरी में भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ज्वेलरी ऐसे लिखते हैं और अमेरिकन्स लिखते हैं JEWELLERY। बस अपने अपनी मर्जी की बात है इनकी, ठीक है, और कुछ नहीं है। नाउ कफ को कैसे प्रोनाउंस करना है, कफ, हफ, कफ, ठीक है। तो यहाँ पर कफ को हम प्रोनाउंस करेंगे ऑफ, और ऑफ कैसे लिखा हुआ है, ऑफ। हफ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, चफ। देखो ये इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की आई थी ऑफिशियल आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका सही है। बाकी आपका जो दिल करे आप प्रोनाउंस करो, आई डोंट केयर, बट डी आपका सही आंसर है, ठीक है। और इसको प्रोनाउंस करके देखना काफ, और आज से काफ को ना ऑफ कहने की कोशिश करना, काफ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक। अली वॉज वॉकिंग, कहाँ वॉक कर रहा था, रोड। रोड पर जब वॉक करते हैं तो हमें अलोंग लगाना होता है, ये ध्यान रखना। प्रीपोजिशन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लगेगी, लेकिन प्रीपोजिशन में ध्यान रखना है कि जैसे रोड है या फिर नदी के किनारे है, बैंक ऑफ द रिवर, तो वहाँ पर अलोंग लगाना होता है, ठीक है। ऑन क्या होता है आपका, ऑन द रोड नहीं बेटा, ऑन क्या होता है, क्योंकि ये आपका रोड चल रहा है, ठीक है, रोड के ऊपर आप चल रहे हो तो आप किनारे चलते हो, ठीक है, तो अलोंग द रोड होगा। लेकिन ऑन क्या होता है, जो कोई चीज़ ऑलरेडी किसी के ऊपर रखी हुई है, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है, ऑलरेडी ऑन। और एट होता है टाइम के लिए यूज़ करते हैं, या फिर एक प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इन आपका होता है जो किसी चीज़ के अंदर है, बॉक्स के अंदर मेरा सामान रखा हुआ है। इन लेकिन इन टू और ऑन टू में क्या फ़र्क होता है, ऑन टू होता है जब हम किसी चीज़ को उठाकर किसी के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, मैं रख रहा हूँ ग्लास ऊपर उसके, तो ऑन टू। इन टू होता है जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाती है, इन टू। जैसे कोई इंसान ट्रेन के अंदर जा रहा है, कोई सामान अंदर रखा जा रहा है, तो इन टू, ठीक है, प्रोसेस में है। अगला क्वेश्चन है, दीज पीपल्स आर वे सीम्स टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है, ये एक आपका ईडियम से, इसका मतलब होता है कि किसी इंसान के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना, किसी अपना नेचर जो है वो सेल्फिश नेचर होने से भी ये रिलेट करता है कि किसी इंसान का सेल्फिश नेचर होना जो दूसरे के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हो, थोड़ा निगेटिव सेंस में ये होता है, ठीक है, नेगेटिव कंटेशन इसका, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। माई एड्रेस बुक इज़ पैलिम्सेस्ट, इसका मतलब होता है बेटा, आगे ये लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं, आई कीप इरेजिंग नेम्स एंड एडिंग न्यू वंस। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना है। तो पैलिम्सेस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ड्राफ्ट आपके पास है, कोई पेपर पे आपको कुछ रखा हुआ है, आपकी एड्रेस बुक हो या कुछ भी हो उसमें, और आपको ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पर ये तो पूरी भक भरी हुई है, अब मुझे तो कुछ नोट करना था यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर कुछ नोट करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में उसको रब कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ से रब कर देंगे। अब जैसे आपने रब किया तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ रिमेंस यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है, पता लग जाता है कि कुछ पहले लिखा हुआ था। तो वही वो बार कह रहा है कि आई कीप इरेजिंग, मैं इरेज करता रहता हूँ नेम्स को और बार बार ऐड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब होता है रिटन ओवर द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स पे लिखा हुआ है उसके ऊपर फिर से लिख देना, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन हर स्कूल वर्क गोट टू बी टू मच। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जुबिन हैड ए टेंडेंसी, उसकी ये आदत है कि वो क्या करती है, विच अवे पुट हर फर्दर बिहाइंड, उसकी कुछ ऐसी आदत है जो उसको हमेशा पीछे की तरफ ले जाती है। तो ऐसा कब करते हैं हम, जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे अंदर डेडिकेशन होगा तो हम पीछे थोड़ी रह जाएंगे। तो अगला स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है कि विच पुट हर फर्दर बिहाइंड, जो उसको पीछे की तरफ कर देता है, तो क्या कर देता है, हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन हमें पीछे कर देता है। Choose the correct option to fill in the blank. A dash can go dash car dash rocket dash। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। A worm can go बो हो, ये प्रोनाउंसिएशन साउंड है। कार स्पेल रॉकेट्स जूम, तो यहाँ पर सी सही जवाब है बेटा। इसको सॉल्व करने की आप भी थोड़ा कोशिश करना, ठीक है, क्या सही होगा। वैसे इसका सही आंसर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ डैश ऑफ पैरट्स वाज रनिंग ऑल ओवर द फार्म। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ ग्रुप्स मैंने आप लोगों को क्लास में दिए हैं कि जो ग्रुप्स आप लोगों को फाइंड करने हैं। जैसे फ्लावर का ग्रुप क्या होता है, बुके होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या होता है, स्कूल होता है,
ठीक है। फिशेस का ग्रुप क्या होता है, शॉवल होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे पैरट का ग्रुप क्या होता है, कंपनी होता है। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। शी डैश्ड, ही हटल, दे स्कैम्पर टूवर्ड्स द कुल्फ़ी वेंडर। कुल्फ़ी वेंडर्स के पीछे सारे लोग दौड़ रहे हैं। इन सब के मीनिंग्स क्या हैं कि ये सब दौड़ रहे हैं उसके पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसको कर्म की ज़रूरत हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, बिना ऑब्जेक्ट के वो काम नहीं करती। ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है, ही ब्रोक द ग्लास, शी। अच्छा, एक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, सेकंड ऑप्शन है द शॉप ओपन्स, खुलती है। कब खुलती है कुछ नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, कोई आंसर नहीं। द हॉर्स वॉक्स, जो घोड़े होते हैं वो चलते हैं। कैसे, कहाँ, कब चलते हैं, कुछ नहीं आंसर दिया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट्स के बिना जो सेंटेंस होता है आपका, वो उसमें जो वर्ब होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। हमने फाइंड करनी है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड सालमन। सालमन, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये ना AMU में जो एग्जाम होते हैं उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। 2-3 फेवरेट क्वेश्चन है, आगे मैं आपको बताऊंगी। सालमन बहुत फेवरेट है, ये कई मरतबा पूछा गया है। सालमन एक फ़िश होती है, बहुत लार्ज फिश होती है, और इसका जो प्लूरल होता है वो भी सालमन ही होता है। तो इन लोगों को ये अच्छा लगता है कि मतलब उसका प्लूरल में तो एस नहीं लगता, तो बच्चे को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, rearrange the following words and phrase to form a complete sentence. Are anxious about the prospect, most people। तो अभी मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट हो जाएगा मोस्ट पीपल। अब उसके बाद आनी चाहिए वर्ब। मोस्ट पीपल के बाद वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आर एंशियस, किसके बारे में एंशियस है, अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डेंटल सर्जरी। तो सही से इसको सीक्वेंस में लगाओ, क्या आना चाहिए, सी सही जवाब होगा। अ फिलंथ्रोपिस्ट इज़ अ पर्सन हु, क्या करते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, जो लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। जैसे एक टीचर दूसरों के भले के बारे में सोचता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के भले के लिए तो ये वीडियो बना रही हूँ। अब आप लोग इसको लाइक करें ना लाइक करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द अदर्स। ठीक है, एक टीचर्स भी यही होता है बेटा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने अच्छा हार्ड वर्क किया होता, यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो गए होते। देखिए विल और शिल तो यहाँ पर यही होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस की बात है, और कैन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, जिस तरीके से यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वुड आपका सही जवाब होगा, यू वुड हैव पास्ड। अगर मेहनत की होती तो पास हो गए होते। तो अब इससे क्या शिक्षा मिलती है आप लोगों को कि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो कर लो मेहनत। व्हेन आई लॉस समथिंग, जब मैं कुछ खो देता हूँ। मैं आप लोगों को बार बार एम्फेसाइज करती हूँ, इसकी जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स पे ज़रूर ध्यान देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट के लिए यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, थर्ड फॉर्म आपके परफेक्ट सेंटेंस के लिए। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके फ्यूचर के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टेंस ज़रूर पढ़ने। जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े वो एक बार मुझे बता दें, एग्जाम से पहले मैं टेंस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि टेंस ज़रूर पढ़ के जाएं। जब तक आप लोगों को वर्ब की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेंस को पढ़ो, कहाँ कौन सी वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिर्फ उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, व्हेन आई लॉस समथिंग, जब मैं कुछ खो देता हूँ, आई लुक फॉर इट, फिर मैं उसको ढूंढता हूँ, सिंपल। हाउ द बुक वॉर्म्स हर्ड ऑफ ईयर वॉर्म्स। ईयर वॉर्म्स का मीनिंग्स यहाँ पर बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है अंडरलाइन एक्सप्रेशन की। तो ईयर वॉर्म्स होते हैं जब कोई ऐसा गाना, ऐसा म्यूज़िक जो बार बार हमारे कानों में बजता रहता है और हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। द ट्यून रिपीटिंग इन वंस हेड, इसीलिए हम इसको ईयर वॉर्म कहते हैं कि कान का कीड़ा। ऐसा नहीं कि बार बार कोई बोल रहा है, बट ऐसी ट्यून, ये ट्यून्स की टर्म्स में है, ऐसा म्यूज़िक की टर्म्स में है कि बार बार वो आपके कानों पर बजा जा रहा है और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। ब्लसम भी एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है जो म्यूजिकल होता है। पावर चोर्ड एंड स्टोरन लिरिक्स सब म्यूजिक से रिलेटेड है यहाँ पर। तो ईयर वॉर्म्स, ऐसा मत करना कि ये तो कोई जानवर हो सकता है, कीड़ा तो है लेकिन कहाँ पर, कान का कीड़ा। कान का कीड़ा म्यूजिक के टर्म्स में। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एवरी स्टूडेंट शुड हैव, क्या होना चाहिए, एक्सेस टू द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी। एक्सेस होना चाहिए कंप्यूटर का। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस आपको उस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए। एक्सेस होता है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अच्छा बच्चा, इससे रिलेटेड एक टर्म्स बता देती हूँ, अक्सर पूछी जाती है। 3A से क्वेश्चन आता है कि 3A क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी एंड
एडेप्टेबिलिटी बाद में आती है, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती, अवेलेबिलिटी। ये 3 एज जनरली पूछे जाते हैं RMSA से रिलेटेड। और RMSA क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है MU में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि RMSA का मकसद था कि जो स्कूल्स हैं बच्चों के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए, अवेलेबल होने के साथ साथ उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसको अफोर्ड कर पाएँ, और उसके बाद अफोर्ड करने के बाद वो एक्सेस उनके आसपास होने चाहिए स्कूल। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिबिलिटी क्या का मतलब होता है कि वो इतना मतलब आपके पास उसका एक्सेस हो, कहते हैं ना कि मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस हो या मतलब किसी नेटफ्लिक्स का एक्सेस हो ताकि मैं मूवीज़ को देख सकूँ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर एक्सेस हो जाएगा। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आई सो हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। मैं उसको रिहर्सल कंडक्ट करते हुए देख रहा था, ठीक है। आई सो हिम, मैंने उसको देखा जब वो रिहर्सल कंडक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर बेटा हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब पैसिव वॉइस का रूल होता है कि हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और जो काम करने वाला डूअर होता है, जिसने काम किया है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो ही वाज सीन, वो देखा गया, कंडक्टिंग द रिहर्सल, ये भी आपका सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर ऑप्शंस में कहीं दिया हुआ है कि बाय हिम या बाय मी, क्योंकि मैंने देखा ना तो बाय मी होना चाहिए। तो आई वाज सीन रिहर्सल बाय कंडक्टिंग बाय हिम, तो हिम तो नहीं होगा क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मी बनेगा। ही वॉज सीन बाई मी, मेरे द्वारा देखा गया, टू कंडक्ट द रिहर्सल, तो कंडक्ट वर्ब नहीं आएगी, कंडक्टिंग आएगी, ठीक है। आई सो द रिहर्सल टू बी कंडक्टेड बाई हिम, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, ए और बी, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर, और ऐसा नहीं है बेटा कि हर दफ़ा आपका जो पैसिव वॉइस होता है वो बाई में हो, ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक वर्ब्स होती है जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में थी, वैक्सिड, जब EMRS का पेपर हुआ था, जो एकलव्य मॉडल होता है रेसिडेंशियल स्कूल, वहाँ पर क्वेश्चन आया था वैक्सिड से रिलेटेड। तो उसमें जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था उसके लिए हम बाई नहीं बल्कि एट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास हैं, हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास में कि वर्ब्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, यू हैड बेटर गेट, क्या, ट्रेन, ट्रेन में क्या करना है, इनटू, अंदर जाना है, तो बेटर गेट इनटू द ट्रेन। अभी बताया था कि अगर अंदर जाने की बात होती है तो इनटू यूज़ होता है, तो वर्ब आपकी प्रीपोजिशन यहाँ पर इनटू होगी। माई अंकल मेड लंच फॉर, मेरे अंकल ने लंच बनाया, किसके लिए बनाया, फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए, मेरे लिए भी बनाया ना। माई ब्रदर एंड आई मेड कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ पर तो आपका डी आंसर सही है, लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, फॉर आई, पहले थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं आता है, पहले थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, ये भी रूल्स है। उसके बाद आपका लास्ट वाला सही है क्योंकि आई के बाद मेड, और ये आपकी जो वर्ब है ये चल जाएगी। मी, माई ब्रदर एंड मी, माई ब्रदर एंड मी। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन होना चाहिए जब आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपकी वर्ब आ रही है। तो बेसिकली अगर हम सीक्वेंस देखें यहाँ पर तो सही सीक्वेंस आपका डी ऑप्शन में है, जहाँ पर पहले आपका थर्ड पर्सन दिया हुआ है और जब यहाँ पर वर्ब यूज़ हो रही है तो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है सब्जेक्ट की फॉर्म में। A phenomena where a single word is associated with two or several related meaning, एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, दैट इज़ पॉलीसेमी। कोई एक ऐसा वर्ड बता दो बच्चा, अगर आपको पता हो कि ऐसा कोई वर्ड जो पॉलीसेमी हो, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो, उसको क्या कहते हैं। होमोनिम्स क्या होता है, होमोनिम्स होते हैं एक वर्ड के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग्स अलग अलग होते हैं होमोनिम्स में। अंडरलाइन वर्ड मीन्स डैड्स पिक्सेलेटेड बिहेवियर हैज़ वरीड, डेड का पिक्सेलेटेड बिहेवियर था, हमें वरीड किया, यहाँ पर हमें पिक्सेलेटेड का मीनिंग बताना है। तो बेटे पिक्सेलेटेड होता है ड्रंकन बिहेवियर, जब कोई इंसान ड्रंक करके जो बिहेवियर शो करता है ना वो अनबैलेंस्ड बिहेवियर होता है, इसी वजह से तो बच्चे वरीड हो जाते हैं वहाँ पर, तो ये आपका अनबैलेंस्ड बिहेवियर होगा, ठीक है। ब्लरी बिहेवियर तो आइज से रिलेटेड होता है, और जेनरस होता है, आपको पता है कि जेन्युइन बिहेवियर जो आपका होगा तो ये अनबैलेंस्ड बिहेवियर होता है, दैट इज़ पिक्सेलेटेड। ये वर्ड्स को याद रखो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग कंसीव, कंसीव, कंसीव तो हर किसी को पता होता है, कंसीव का सही आंसर होगा यहाँ पर CEIVE, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएट द अवेयरनेस, तो यहाँ पर ए आपका सही आंसर होगा। नाउ फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, क्या क्वालिटी होती है गुड टीचर की। बच्चा ये अब आपका क्या शुरू हो गया यहाँ से, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहला है फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी, बहुत अच्छा, कंसर्न्स विद द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हायर क्वालिटी होती है कि बच्चों का वेलफेयर हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड
साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बेटा कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी अच्छी हो और बच्चे सब्जेक्ट की कितनी भी नॉलेज हो, अगर स्टूडेंट का वेलफेयर नहीं हो रहा तो इस एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी टीचर की होती है जब बच्चे का भला हो। लैंग्वेज को ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, अगर आप अगले किसी ऑप्शन में जाके देखो कि वहाँ पे गुड कम्युनिकेशन इसके लिए फ़ौरन काट दिया, नहीं 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 नहीं, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, लैंग्वेज ऑफ द आई इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आइज़ का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं अपनी बातों के ज़रिए, या फिर रिटन कम्युनिकेशन करते हैं अपने वर्ड्स के ज़रिए लिखकर। तो हमारा स्पीकिंग और राइटिंग दोनों वर्बल कम्युनिकेशन आता है, जो सिर्फ हमारी लाइफ का 35% बिलोंग करता है। मतलब हम जितना भी बोलते हैं, ये जितना भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो 35 होते हैं, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, हमारे बोलने का तरीका, हमारी पिच कैसी है, आवाज़ ज़्यादा है, भारी है, कम है, तेज़ है, स्पीड कैसी है, एक्सप्रेशन क्या है, फेस का एक्सप्रेशन अच्छा है, बुरा है। जैसे कहते हैं ना बच्चे को कि आप किसी तरीके का कि खाना खा लो, ठीक है, खाना खा लीजिए, ये भी एक लफ्ज़ है, खाना खा लीजिए ये भी एक लफ्ज़ है। तो किस तरीके से, किस अंदाज में कह रहे हैं, ये वर्ड्स तो वही हैं, सिमिलर हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे बोले जा रहे हैं वो डिपेंड्स करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के अंदर कि ये स्किल्स डेवलप करे, उसका गेस्चर, पोस्चर, ये अराउंड 65% आपका इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आप किसी कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे, अब टीचिंग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो जनरली आपसे नहीं पूछता कि आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, या अपने सब्जेक्ट से कोई कंटेंट बताइए, कोई सी रिएक्शन लिखकर बताइए किस तरीके से, नहीं नहीं नहीं, ये रीज़न नहीं पूछा जाता। वो देखता है कि आपकी स्किल्स, नॉन वर्बल स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बच्चे को पढ़ाओगे। तो यहाँ पर नॉन वर्बल होता है आपके आइज से रिलेटेड, ठीक है। आइज से नहीं, आपका जो एक्सप्रेशन होता है, पूरा गेस्चर, पोस्चर, सब कुछ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। अगर आप कहो कि मैम ने आई पढ़ाया था क्लास में, अब तो ये तो इन्होंने बॉडी के गेस्चर, पोस्चर से पूछ लिया है, तो वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। नाउ इफ़ एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम गिव्स पार्शियली करेक्ट आंसर, तो आप क्या करोगे, उसको बहुत तेज़ डांटोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। एज ए टीचर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी एजुकेशन है इंडिया के अंदर, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमें हमेशा बच्चे के भले के लिए सोचना है। अगर कुछ गलती भी बच्चा कर रहा है तो टीचर को फाइंड करना है कि टीचर में क्या फॉल्ट है। बच्चे में कोई फॉल्ट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। should tell the complete answer himself, should provide reinforcement, should instruct student to do hard work, should ask student to stand up till the other students give the correct answer। तो ये तो कभी नहीं करना है। कुछ टीचर्स इसको फॉलो करते हैं, मेरे कुछ अच्छे जानते हुए टीचर हैं, वो इसको फॉलो करते हैं, इवन सजेस्ट भी करते हैं हमें, बट ये हमें नहीं करना, ये बहुत गलत है, ह्यूमिलेशन होता है बच्चे का। उसको इंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट को कि हार्ड वर्क करे, ऐसा भी नहीं करना कि उसने थोड़ा सा गलत जवाब, कुछ तो सही दिया है ना, तो बेसिकली वो जो पार्शियली करेक्ट उसने आंसर दिया है उसके लिए उसको रीइंफोर्स करना है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट अगर आप करते हो बच्चे का पॉजिटिव, तो बच्चा बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होता है और वर्क करता है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके का होता है, आप आगे पढ़ने वाले हो, बट आई एम टेलिंग यू है कि रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट। कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पनिशमेंट, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। पनिशमेंट नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव, निगेटिव जो होता है ये भी कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव से ही होता है। पॉजिटिव का मतलब तो ये हुआ कि आपने बच्चे को वेल डन बोल दिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टार दे दिए, छोटे बच्चे हैं तो कैंडीज़ दे दी, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव होता है। निगेटिव का मतलब होता है कि बच्चे ने मान लीजिए कोई गलत काम किया है क्लास के अंदर, वो कुछ काम करके लाया, उसने किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत की है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। कोई स्पेलिंग गलत की, कोई आंसर गलत बताया है, कि एग्जाम था, कुछ भी था इस तरीके का, तो आप क्या निगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे? आप कहोगे बेटा आप ये इस वर्ड को 100 टाइम्स लिख कर लेकर आना, ठीक है, कल को आप आओगे 100 टाइम्स लिख कर लेकर आना। तो ऐसे में दिखने में क्या लग रहा है कि बच्चे को पनिशमेंट मिल रहा है, बट ये पनिशमेंट नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है, बच्चे का वो जो काम वो करता है उससे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है कि वो बच्चा उसको सीख लेता है अच्छे से, और उसको ये भी ध्यान होता है कि आइंदा अगर वो कोई गलत काम करेगा तो उसको ध्यान रखना है कि उसको इस तरीके का वर्क दिया जाएगा, तो इससे बच्चा इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा शुड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। 54 फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज़ हाईली असेंशियल। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस करनी है तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा रैपो होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। टीचर्स कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन हाईली असेंशियल हमसे पूछा है यहाँ पर।
एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट, तो ये आपका सही आंसर है। एक्टिव सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल, क्लासरूम के अंदर प्रिंसिपल का रोल कम होता है। यहाँ पर अच्छी लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कब होगा? जब एक्टिव इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेड टू द टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन, बिल्कुल सही बात है। टीचिंग इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट तो नहीं है, फेमिनिस्ट भी नहीं है। इतने ज़्यादा मेल टीचर्स हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हालांकि फीमेल की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि टीचिंग जो है फेमिनिस्टिक प्रोफेशन है, फीमेल का प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर जो मेल टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स हैं, शहीद सर हैं, आबिद सर हैं एंड साजिद सर बहुत वंडरफुल टीचर, मतलब एक्सीलेंट क्वालिटी के टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं। इवन फीमेल टीचर बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पर फेमिनिस्ट पूछा इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उसके बाद है टीचर इज़ द मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन, ऐसा नहीं है, बोरिंग प्रोफेशन मत कहो यार, ठीक है। तो देखिए सिंपल, ये डिफ़िकल्ट क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि जो टीचिंग प्रोफेशन होता है उसमें क्या होता है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना है कि बच्चे की बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है कि सबको एक सी एजुकेशन देनी है, कोई डिफरेंस नहीं करना। तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखना है और इंक्लूसिव एजुकेशन भी देनी है। कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। आप मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मैम मुझे सर में दर्द है, आप सर के दर्द की टैबलेट दे देंगे। और दूसरा पेशेंट आता है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी टैबलेट दे देंगे। तो पर्टिकुलर चीज़ों की आप प्रॉब्लम टैबलेट दे रहे हो ना, मेडिसिन दे रहे हो। लेकिन अगर कोई डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट्स आपसे आकर कहें कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स के, हमें एक साथ कोई एक मेडिसिन दे दो और हम उससे काम कर जाएँ, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये टीचर के सामने डिफ़िकल्टी होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंस देखकर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन। ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। As a teacher, you are participating in a meeting of the staff. You do not agree with the decision taken by the majority vote. Your stand would be. तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर कोई कोई भी आपकी क्लास के अंदर चल रहा है, कुछ मीटिंग चल रही है और वहाँ पर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, मेजोरिटी के आप साथ नहीं हो, तो आपको क्या करना है? ऐसे में लोगों से इंसिस्ट करना है कि मेरी बात मानो, या किसी से रिक्वेस्ट करनी है, या फिर कोई अपनी कहते हैं ना अपना कुछ साथ में वो चलाना है कि कुछ डोनेशन दे देनी है प्राइवेट तरीके से। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? अगर आपका जवाब, आप अपनी बात पर अटल हो, तो आपको ऐसा कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट देना है कि आप अपनी बात से लोगों को कन्विंस कर सको क्यों आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। मान लीजिए NEP 2020 है, ठीक है। अगर आपको कुछ उसमें ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 90% लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अगर आपको कुछ ड्रॉबैक नज़र आ रहे हैं, आप 10% में से आ रहे हो कि आपको नहीं ये चीज़, वो पॉलिसी अच्छी लग रही है, तो आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आपको बताना है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या खामियां हैं, इस पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, रिसोर्सेज नहीं है, जो ट्रेंड रिक्रूटमेंट्स नहीं है वो, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इसको मत फॉलो करना जो मैं कह रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मेजोरिटी किसी चीज़ को फॉलो कर रही है और आप उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। बहस नहीं करनी है, फैक्ट्स आपको देने हैं, ठीक है। नाउ a test was given by a teacher to his class and it was found that most of the students failed. बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं टेस्ट में। द नेक्स्ट कोर्स ऑफ द एक्शन, अब टीचर को क्या करना है? उन पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है कि टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग बिठानी है और सजेस्ट करना है कि उनको हाउस ट्यूशन लगवा दो, होम ट्यूशन लगवा दो। ऐसा नहीं करना। अगर होम ट्यूशन ही लगवाना था तो टीचर किस लिए आते हैं स्कूल में? डायग्नोज द स्टूडेंट्स वीकनेस, उनकी वीकनेस को डायग्नोज करना है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक रह रहा है, और कोई रेमेडिकल टीचिंग, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रेमेडिकल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। रिपोर्ट द मैटर टू द हेडमास्टर, सजेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। योर यंगर ब्रदर हैज़ जस्ट पास्ड BSc बैचलर ऑफ साइंस, ऑनर्स किया है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया है। ही सीक्स योर गाइडेंस अबाउट ज्वाइनिंग अ प्रोफेशनल कोर्स, अब उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्या बताओगे आप? MBA कर लो। MBA करने के लिए ग्रेजुएशन में BBA चाहिए होता है। LLB कर लो। LLB अगर आप, उसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आप उसको नया ग्रेजुएशन करने को क्यों कह रहे हो? हालांकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं आज के टाइम पे, BSc करने के बाद LLB करने जा रहे हैं, बट ये ठीक प्रोफेशन नहीं, स्ट्रीम आपकी डिफरेंट हो रही है। MCA करने के लिए आपको पहले BCA करना पड़ता है, तो यहाँ पर B.Ed आपके लिए सही ट्रेनिंग कॉलेज होगा, प्रोफेशनल कोर्स होगा कि आप ये कर सकते हो, और इसको करने से आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नाउ माइनर मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी करेक्टेड। बच्चा, आपको क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है, कहीं पर इंपॉर्टेंट, कहीं पर एक्सीलेंट, कहीं पर मेजर प्रॉब्लम, कहीं पर बड़ी प्रॉब्लम पूछा जाएगा। यहाँ पर माइनर, छोटा जो मिसबिहेवियर बच्चे क्लास के अंदर करते हैं, उसको कैसे करेक्ट करोगे? उसको रिपोर्ट कर दोगे पेरेंट्स से। छोटी छोटी बातों को पेरेंट्स को तो कभी रिपोर्ट नहीं करना, टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की। स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट, बच्चे को डांटना नहीं है।
इंगेजिंग द स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चे को कुछ ऐसा काम दे देना कि वो लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रहें। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों को क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है। उसको मॉनिटर बनाने के पीछे भी एक रूल्स होते हैं कि जो बच्चा क्लास में ज़्यादा शरारती होता है तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि बेटा आप मॉनिटर बन जाओ। अब वो क्या करता है, उसको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो वो बहुत अपने आप को बेहतर फील करता है, प्राइड फीलिंग उसके अंदर आती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने की कोशिश करता है, बच्चे को क्लास में बिल्कुल कुछ हरकत नहीं करने देता। तो ऐसे में क्या करना है, कुछ छोटा मोटा मिसबिहेवियर बच्चा कर रहा है तो उसको कुछ ऐसा टास्क दे दो कि वो खुद से उस टास्क को धीरे धीरे ख़त्म करे और दूसरों से भी ना करने दे, तो उसको इंगेज कर देना है। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स अटेंटिव नहीं है क्लास में तो टीचर क्या करेगा, उनसे कहेगा क्लास छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, फोर्स देम, फोर्स तो कर ही नहीं सकते हो आप। रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, अरे खुद से सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, आपको फोकस करना है बाय सेइंग इंटरेस्टिंग थिंग, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो, कुछ ऐसी बातें बताओ कि हम लोग कुछ पढ़ें, कभी ताजमहल के बारे में बातें करने लगो कि बच्चों को बहुत अच्छा सा फील हो। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता रही हूँ, एकदम बुकिश नॉलेज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, रटना नहीं है, कोई ऐसे पेपर नहीं लिखने जा रहे हैं आप। तो क्या करना है, कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स बच्चे को बतानी है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें क्लास के अंदर बतानी है कि बच्चे एकदम से अट्रैक्ट हो जाए। वो कहीं और बिजी था किसी और काम में, लेकिन सोचे कि टीचर तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, तो वो उसको आपको उसकी जो फोकस है उसको कैच करने की कोशिश करनी है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, वाई डू यू थिंक स्टूडेंट बंक द क्लास, आपको क्या लगता है स्टूडेंट क्लास क्यों बंक करते हैं? क्योंकि क्लास जो है आपकी वो स्ट्रिक्ट होती है, टीचर इज़ नॉट अटेंडिंग दियर नीड्स, टीचर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। देखो बच्चे क्लास बंक बच्चे कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, टीचर स्टूडेंट्स को पनिश भी नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स का जो मैटर्स है लैक ऑफ टीचिंग एड्स अगर क्लास के अंदर नहीं है तो बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं, ये कोई जेन्युइन तरीका तो नहीं है कि अगर मान ली मैंने ऑडियो विजुअल एड कोई चार्ट क्लास में नहीं लेकर गई हूँ तो बच्चा मतलब क्लास बंक कर रहा है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि टीचर जो है वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्या पता बच्चे की क्या नीड्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, पूरी नहीं हो पा रही तो बच्चे क्लास बंक कर देते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अ क्लास, क्या इंपॉर्टेंट तरीका है? सबसे पहले फ्रेमिंग क्वेश्चन, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेमिंग इवैल्यूएशन प्रोसीजर, सेलेक्टिंग टीचिंग एड्स फॉर द स्टूडेंट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होती है एक टीचिंग के लिए क्लास के अंदर, वो होती है कि आपको उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना है। जब आप क्लास के अंदर आ रहे हो, बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं जब स्टार्ट होती हैं क्लासेस, जबकि बात कर रही हूँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर आपके वहाँ पर आया और कहने लगा 8th क्लास का स्टूडेंट है कि आज हम वॉल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्केनोज से SO2 रिलीज होती है, वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान देती है। अरे नहीं समझ आ रहा है बच्चे की, कुछ ऐसा कहो कि जो बच्चा कनेक्ट कर पाए, कुछ कहो कि बेटा गर्मी बहुत नहीं हो रही, अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने से ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये गर्मी कैसे बढ़ती है बेटा, गर्मी बढ़ने के लिए तो CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना उससे बढ़ती है, और कुछ भी गैसेस होती है, कहाँ से गैसेस निकलती हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है शुरुआत में आते ही आपने टफ एंड हार्ड क्वेश्चन हार्ड स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दिए, तो भी आपका सही आंसर होगा। What will you do as a teacher if you were asked to by the head of the school to teach a subject? अगर आपसे जो प्रिंसिपल है वो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कह रहा है जो आपके एरिया का नहीं है, आप मैथ्स के टीचर हैं, आपसे कह रहे हैं ड्राइंग पढ़ा दीजिए या फिर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा दीजिए कुछ ऐसा, और आपको नहीं करानी, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, मैं साइंस के टीचर हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, आर्ट्स भी पढ़ाई है, क्योंकि मुझे अलग अलग एरियाज़ को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कोई एक टीचर है वो नहीं करना चाहता है ऐसा, उसको अपने ही सब्जेक्ट में माहिर है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट करके किसी को धोखा नहीं देना है, उसको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना है। ठीक है, मना कर देना है कि सर मैं नहीं करा सकता, क्योंकि बेटा जो से नो, ये आपने कहीं सुना होगा, से नो, ये भी एक एबिलिटी होती है किसी चीज़ को मना करना। ठीक है, पोलाइटली मना करना भी एक एबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है हर चीज़ के लिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनको हम कहते हैं हर बात में हाँ कर देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, तो वो नहीं करना है आपको, पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना है ताकि जो प्रिंसिपल है वो किसी दूसरे टीचर को तलाश करे। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ कुड बी इनकलकेटेड, पैदा की जा सकती हैं बच्चे के अंदर, कैसे इनकलकेट करोगे? डेवलपिंग रेपो विद द स्टूडेंट, टेलिंग स्टूडेंट्स गुड स्टोरीज, बिहेविंग आइडियली, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। बाहर हमारे यहाँ पे कुछ वो चल रहा है तो उसके लिए डिस्टर्बेंस आपको हो रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मॉरल वैल्यूज़ किस तरीके से इनकलकेट की जा सकती हैं? अब बच्चे के साथ रेपो डेवलप करना है या फिर स्टोरीज बतानी है, बिहेविंग आइडियली, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है 64 का आंसर सी, क्योंकि बेटा यहाँ पर
जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि रेपो बच्चे के साथ करना है, वो अच्छी चीज़ है, उससे भी कुछ वैल्यूज़ बच्चे के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आपको उसके अंदर पैदा करनी है, इनकलकेट करनी है, तो अगर आपका बिहेवियर आइडियल होगा तो बच्चे के लिए क्या होता है, टीचर जो होता है वो रोल मॉडल की तरह काम करता है। क्या मैम तो ऐसा करती हैं, मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ, मैम ऐसे पढ़ाती है, मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगी, ठीक है, तो मुझे भी आगे चल के ऐसा करना है। या तो वो एक रोल मॉडल की तरह बच्चा समझता है अपने टीचर को। तो अगर आप जैसा आइडियल बिहेवियर करोगे, आप बच्चों के लिए अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, तो बच्चा भी आगे चल के ऐसा ही करेगा, उन वैल्यूज़ को इनकलकेट करेगा। सो ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। नाउ देर इज़ अ सोशल इशू इन द विलेज इन विच यू आर अ टीचर। आप टीचर हैं कहीं पर, कुछ सोशल इशू हो गया तो आपको अपने आप को अलग रख लेना है? नहीं नहीं भाई, आप डेमोक्रेटिक कंट्री के, सोशलिस्ट कंट्री के पार्ट हो, आपको उसमें इन्वॉल्व होना है। और आपको एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस जगह को शांत करने की, काम करने की कोशिश करनी है, पैसिफाई करने की कोशिश करनी है। जो स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हैं विलेज के अंदर, उनको ट्राई करना है कि वो शांत हो जाए, मसले को सुलझाने की कोशिश करनी है। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक टीचर के अंदर हमेशा होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं कि बच्चे ने आपकी क्लास के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे कि नहीं अब तो मैंने क्लास छोड़ देना, मेरी तो बहुत इंसल्ट हो गई है क्लास में। ऐसा नहीं है, टीचर परफेक्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ में, टीचर भी एक लर्नर होता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम कहते हैं, कभी टीचिंग प्रोसेस नहीं कहते, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर भी लर्न करता है, बच्चे भी लर्न करते हैं क्लास के दौरान। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन का नहीं पता है, आपको क्या कहना है कि मैं इसका कल आपको जवाब दूंगा, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको समझना है, यही आपका रिटर्न में आपको कहीं पर मिलेगा, ठीक है। सिचुएशन को हैंडल करना है और इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देना हैंड टू हैंड, कि मतलब इनकी सबकी FIR काटो और सबको लेके जाओ जेल, ऐसा नहीं करना है। लुकिंग बैक एट